हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की यूनिट है 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से हैं, तो वन बाय वन हम अब इनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऐसा क्या नीड हुई कि हमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो करनी पड़ी। जैसे हमने देखा कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। यहाँ तक कि जो साबुन होते हैं उनके भी कपड़े धोने की साबुन अलग हैं और जो अपने बर्तन धोने की साबुन अलग हैं, उनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को भी ऐसे ही डिवाइड करें कि सिंपल हमें इतने सारे एलिमेंट को सिंगल याद ना करना पड़े। बस हमें एक ऐसे ग्रुप बनाए कि जैसे एक की एबिलिटी होगी वैसे ही सेकंड की एबिलिटी हो, तो हम उनको ऐसे अरेंज करें कि उनको जो याद रखना हो वो आसान हो। तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो क्या थे? डोबेरेनर। उन्होंने क्या दिया था? डोबेरेनर ट्रायड्स। उसमें क्या था कि जब उसने 3 एलिमेंट्स लिए, तो पहले हम क्या देखेंगे? डोबेरेनर ट्रायड्स। तो उसने क्या किया? 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है। उस टाइम तक लगभग 56 एलिमेंट्स थे वो नोन थे। तो उसने क्या किया कि उसने 3 एलिमेंट्स लिए ए बी सी और उनको इंक्रीजिंग मास में लगाया। मतलब अगर ए का मैक्सिमम मास है देन बी का देन सी का, ऐसे लिखा इन्होंने। किसके ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। तो उसने क्या देखा कि जो मास ऑफ एलिमेंट बी होगा वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ एलिमेंट ए मास ऑफ एलिमेंट सी डिवाइड बाई 2। तो उसने क्या देखा कि व्हेन वी अरेंज दी 3 elements in increasing order of their atomic masses, then mass of element B is the average of masses of A and C। तो जो अपना मास होगा B का वो एवरेज होगा किसका? मास ऑफ A and C। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन हम? when we arrange 3 elements in increasing order of their masses, then mass of middle element यहाँ से हम भी लिख सकते हैं मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ मासेस ऑफ फर्स्ट, यानी कि ए माना है हमने, ए एंड लास्ट मतलब सी, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, इसके लिए अब हम एग्जांपल लेंगे। तो उसने 3 ही अपने ट्राइड्स दिए थे, ठीक है। तब तक उसने 3 ही ट्राइड दिए थे। कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और उसके बाद था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसने 56 एलिमेंट्स में से बस यही ट्राइड्स दिए थे, ठीक है। कैसे? अब देखो, जो अपना लिथियम होता है उसका मास होता है 7, सोडियम का है 23 और पोटासियम का है 39। तो ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। तो अब चलते हैं आगे। तो देखो, क्या किया उसने? हमने क्या बोला है? मान लिया ये वाला ट्राइड हमने उठाया है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो उसने क्या बोला था? हमें इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है? पोटासियम का, देन है सोडियम का और देन है लिथियम का। तो यहाँ से क्या होना चाहिए कि जो मास ऑफ सोडियम है, मास ऑफ सोडियम किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ पोटासियम प्लस में मास ऑफ लिथियम डिवाइड बाई 2। तो अब हम देखते हैं, मास ऑफ पोटासियम कितना है? 39। मास ऑफ लिथियम कितना है? 7 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 46/2 इज इक्वल टू 23। तो जो अपना फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होगा इनके मासेस की जब हमने एवरेज ली है तो वो बीच वाले एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो ये बताया था किसने? डोबेरेनर ने, ठीक है। ऐसे हम ये देख सकते हैं। ऐसे इसने बस 3 ही ट्राइड्स दिए थे। तो इसकी अब लिमिटेशन क्या हुई? इसकी लिमिटेशन ये हुई कि इसने ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई ही नहीं कि इन फ्यूचर भी कोई एलिमेंट है वो डिस्कवर हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग तो आगे एलिमेंट
डिस्कवर ही नहीं होंगे, और जो जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उसमें से उन्होंने ये ट्राइड्स दे ही दिए थे। तो ये तो क्या था अपना फर्स्ट टॉपिक, डोबेरेनर ट्राइड्स। उसके बाद सेकंड क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकंड क्या है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या बताया था कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी एट्थ वाले एलिमेंट की। जैसे अपना वो नहीं होता सात, वो उसमें म्यूजिक में होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसके अकॉर्डिंग उसने उन एलिमेंट्स को लिखा कि जैसे अपने म्यूजिक में 7 सिंबल्स होते हैं, 7 वो संगीत होते हैं, तो वैसे ही जो अपने ये एलिमेंट्स हैं वो उनको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या कि फर्स्ट और एट्थ है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। जैसे है ना, ये देखो सा रे गा मा पा धा नी, वापस से सा आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 और 8 क्या है, इक्वल है। ऐसे ही उसने क्या बोला कि जो 1 फर्स्ट और 8th एलिमेंट होगा वो इक्वल होंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वल होंगी। तो उसने एलिमेंट्स को लिखा कैसे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, तो उसने ऐसे बताया कि जो अपना हाइड्रोजन है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लोरीन के साथ मैच होंगी। तो इसने ऐसा बताया था किसने, न्यूलैंड ने। लेकिन अब इसकी क्या लिमिटेशन हुई कि अब देखो इन दोनों के बीच में अपना एक एलिमेंट आता है हीलियम। तो जैसे ही हीलियम ने अपना प्लेस लिया तो अब जो ये इसका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जैसे ही अपना अब फ्लोरीन के बाद एलिमेंट आता है नियोन, तो जैसे ही इसका प्लेस इसने लिया हीलियम ने अदर नियोन ने, तो जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसे मैच नहीं हुई जैसे कि न्यूलैंड ने बताया था। तो ये थी क्या इसकी लिमिटेशन। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या बताया था कि व्हेन वी arrange the elements then properties of first element is same as of eighth एलिमेंट। तो उसने ये बताया था कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो सेम होंगी। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या हुई कि जो आगे जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए जो किसने बोला था। उसके बाद अपना थर्ड क्या है, मेंडलीव्स टेबल। जो मेंडलीव की टेबल थी वो क्या थी, तो देखो मेंडलीव की टेबल, जब मेंडलीव ने अपनी टेबल दी थी तो उस टाइम तक ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल, तो जब अपनी टेबल पीरियडिक टेबल मेंडलीव ने दी थी तो उस टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे, 63। तो अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला था, इसकी जो टेबल्स थी, जो इसने टेबल दी थी उसमें जो ये वाली लाइंस थी इसको इसने बोला था क्या, पीरियड, और ये वाली लाइन थी जो ये होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो अब इसने जो इसके पीरियड्स जो इसके हाँ, तो जो इसके पीरियड थे मतलब ऐसे कितनी लाइन आएंगी वो थी 8, मतलब 8 तो ग्रुप्स होंगे और 6 पीरियड्स होंगे।
कि ऐसे ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और जो पीरियड्स होंगे वो कितने होंगे 6 होंगे। तो ये इसने अपनी टेबल में दिया था। इसने क्या किया था कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय पे नोन थे उसने क्या किया, जैसे अपनी ताश की वो नहीं होती, ताश के पत्ते होते हैं, उसने क्या किया सभी एलिमेंट्स को ताश के पत्तों पे लिखा और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज लिखी। उसके अकॉर्डिंग जब उसने देखा कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, जैसे उसने ताश के पत्ते यहाँ पे लगाए तो जिन दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम दिखी उसको उसने वहाँ से उठाया और वहाँ पे लगा दिया। ऐसे उसने अरेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी टेबल दी। उसकी टेबल की एक मेन अचीवमेंट थी, जो मेन खासियत थी वो क्या थी कि उसने जो भी अपने एलिमेंट्स लगाए थे वो किसके बेसिस पे लगाए थे, इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, इस बेसिस पे उसने काम किया था कि उसने एलिमेंट्स को किस पे किया था, किस टाइप पे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अब इसकी टेबल की एक अलग से अचीवमेंट थी क्या, कि जो एलिमेंट्स नोन थे उनको तो इसने टेबल में जगह दे दी अपने अकॉर्डिंग, लेकिन उसने क्या किया, बोरोन लिया, बोरोन के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया और उसका नाम दे दिया इक्का। इक्का मतलब 1। ठीक है, या मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जिसकी प्रॉपर्टी बोरोन के जैसे होगी, कि इसके नीचे एक एलिमेंट ऐसा आएगा जिसकी प्रॉपर्टी है वो बोरोन के जैसे ही होगी। ऐसा ही इसने दिया था इक्का एल्यूमिनियम और ऐसा ही इसने दिया था इक्का सिलिकॉन। ठीक है, क्या क्या दिए थे इसने, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। ये जो उसने 3 चीज़ें दी थी उसमें जैसे इसने अपनी टेबल में स्पेस छोड़ा था वैसे जैसे नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वो इसकी टेबल में फिट हो गई। कैसे, बोरोन के जगह पे जो नीचे आया वो कौन था, स्कैंडियम, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम और सिलिकॉन के नीचे आया अपना जर्मेनियम। तो ये एलिमेंट उसने पहले से ही सजेस्ट किया था कि ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो उसकी टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे फिट होंगे और जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो इनके जैसी होगी। तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी मेंडलीव्स की टेबल की यही थी। तो मेन इसमें आपने क्या ध्यान देना है, कौन सी बातें याद रखने की है, एक तो कि क्या कि उसका बेसिस क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसका बेसिस था। सेकेंड क्या कि जो इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 8 हैं और पीरियड्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या था इसकी अचीवमेंट कि इसने इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन अपनी टेबल में जगह ली होगी कि जो भी नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो यहाँ पे आके फिट हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी कि जो भी एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टी जैसे इसने बोला था उनके अकॉर्डिंग ही सेट हो गई। ये तो क्या थी इसकी अचीवमेंट। अब जिस इसकी अचीवमेंट है तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो देखो इसने हमने क्या बोला कि जो अपनी इन्होंने किसके बेसिस पे लगाया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे लगाया था कि सबको ताश के पत्तों पे लिखा और जिसकी प्रॉपर्टी सेम हुई उनको एक साथ लिखा था। तो इसकी यही पहली लिमिटेशन हुई क्या कि देखो जो अपनी हाइड्रोजन होती है उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो तो किसके जैसे होते हैं, एल्कली मेटल्स के जैसे होते हैं। और ऐसे ही जो ये कंपाउंड बनाती है वो किसके जैसे भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स के जैसे भी हो सकते हैं, जैसे अपनी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गई तो इनके जैसे भी होंगे। तो फर्स्ट क्या थी कि इसने हाइड्रोजन को कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं दी अपनी टेबल में। तो नो स्पेसिफिक स्पेस इज गिवन टू हाइड्रोजन। फर्स्ट लिमिटेशन क्या हुई, नो स्पेसिफिक स्पेस इज गिवन टू हाइड्रोजन को इसने कोई स्पेसिफिक स्पेस नहीं दिया। उसके बाद सेकंड क्या हुई इसकी लिमिटेशन, सेकंड देखो इसने क्या बोला था, इसका बेसिस ही यही था कि जो भी एलिमेंट होंगे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे थे। लेकिन जो अपना कोबाल्ट आता है और निकिल आता है इसने इनको ऐसे अरेंज किया था कि कोबाल्ट को पहले निकिल को बाद में, लेकिन जो निकिल का मास था वो कोबाल्ट से ज़्यादा था। बेशक ही कुछ पॉइंट्स में ज़्यादा था लेकिन जो निकिल का मास था वो कोबाल्ट से ज़्यादा था। तो इसकी टेबल की ये भी सेकेंड लिमिटेशन थी। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड क्या था, इसने हेलोजन्स को कोई स्पेसिफिक जगह नहीं दी थी अपनी टेबल्स में। नोट गिवन स्पेस फॉर हेलोजन्स। उसके बाद जो अपने आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, जैसे आइसोटोप का मतलब क्या है कि जो मास नंबर है वो डिफरेंट होगा और जो एटॉमिक नंबर है
वो सेम होगा, तो उनको हमने क्या बोला था, आइसोटोप। आइसोबार में क्या होगा, सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो उनको भी नोट, आइसोटोप्स और आइसोबार्स को भी इसने कोई भी जगह अपने टेबल में नहीं दी। तो ये सारी थी क्या उसकी लिमिटेशन, किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस थी। अब इसके बाद क्या आती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनकी जो लिमिटेशन थी इनको कवर करने के लिए नेक्स्ट टेबल आई थी अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न टेबल। तो जब अपनी ये टेबल आई थी तो उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे वो 114 के अप्रोक्स हो चुके थे। अब जो अपने एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने जो पहले वाली टेबल थी उसका बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो सबसे पहले तो आते ही इसने ये अपना एजम्पशन बदला गया कि मासेस की जगह पे जो भी इसने अरेंज किया, किसके बेसिस पे किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। इसने मास के स्थान पे क्या ले लिया, एटॉमिक नंबर्स। तो फर्स्ट इसकी पॉइंट ये था। उसके बाद सेकंड क्या था, उसमें तो जो ग्रुप्स थे कितने थे, 8, और जो पीरियड थे 6। तो इसमें जो ग्रुप आए वो कितने आए, 18, और जो पीरियड्स थे वो थे 7, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या था, हाँ, इसने आइसोटोप्स और आइसोबार्स को सिंपल वही जगह दे दी जहाँ पे एलिमेंट है। मान लिया हमने कैल्शियम के जो आइसोटोप्स देखे हैं तो उसने उन आइसोटोप्स को उसके साथ ही जगह दी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि स्पेस इज गिवन टू आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ऐसे ही इसने हेलोजेंस को कहाँ पे रखा, हेलोजेंस आर केप्ट इन ग्रुप 17। और जो अपनी नोबल गैसेज हैं इसमें नोबल गैसेज आर पुटेड इन, आर कैप्ट इन ग्रुप 18। नोबल गैस कौन सी होती हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इसने जो जो कमी उसने मेंडलीव ने छोड़ी थी उन सबको आके कवर किया। तो ये थी क्या, अपनी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेन पॉइंट्स इसके यही है कि उसने जो जो लिमिटेशन पीछे छोड़ी थी आगे आके उसने सभी लिमिटेशंस को वहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये क्या थी, अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो इस टेबल में क्या है, सबसे पहले आते हैं इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये जो फर्स्ट वाले जो 2 ग्रुप्स होते हैं वो किसके हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये तो क्या थे, अपने एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके बाद कौन से एलिमेंट आते हैं, जो ग्रुप अपने यहाँ से ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक अपने डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का मतलब क्या होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सब शेल में जाएगा। उसके बाद इसके बाद आए अपने कौन से एलिमेंट, यहाँ से 12 तक हो चुके, 13 to 18 हैं वो अपने किसके आए, पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ब्लॉक में होगा। उसके बाद यहाँ पे उसने 2 डिफरेंस दिए, किसके लिए, एक लेंथेनाइड्स के लिए, एक एक्टिनाइड्स के लिए। नीचे अपनी टेबल के नीचे उनको मेंशन किया कि 57 to 71 अपने लेंथेनाइड्स होते हैं जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ऐसे 90 से लेके 103 तक भी अपने लेंथेनाइड्स होंगे जिसको उसने एक्टिनाइड्स होंगे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आएंगे। तो ये थी उसकी टेबल। अब हम देखेंगे कि जो इसकी टेबल है उसमें से हम इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो अपनी वैलेंसी होती है, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे पी ब्लॉक वाले का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, 1 by 1 इनको आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो पी ब्लॉक में हमने क्या बोला है, 13 to 18, उसके बेसिस पे हम बताएंगे 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो
अब इनके बेसिस पे हम इनको समझेंगे। अब देखो सबसे पहला टर्म क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी हम किसको बोलेंगे, वैलेंसी तो आप सिंपल 1 to 20 एलिमेंट से भी समझ सकते हैं। वैलेंसी हम क्या बोलेंगे कि कितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हमने लिखा क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो जब हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी 1, यहाँ पे होगा 2। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा, फर्स्ट शेल में 2 और देन 1। अब इसका सेकेंड शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 और 2। अब क्या होगा 2 और 3। तो ये हो जाएंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे इसके आगे लिखो, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5 और ऑक्सीजन 2 6। तो यहाँ से देखो अब हम वैलेंसी को कैसे निकालेंगे। वैलेंसी निकालने के लिए आपको दो टाइप से आप वैलेंसी निकाल सकते हो। पहले तो ये देख लो कि जो भी एटम होगा उसकी स्टेबिलिटी 2 या 8 में होगी, मतलब या तो उसकी शेल में 2 एलिमेंट्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो उसकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। इनमें ही जो हम उसकी स्टेबिलिटी मानेंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 2 तक जाए, मतलब 2 में स्टेबिलिटी है तो 2 तक जाने के लिए ये 1 गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी होती है 1। अब इसके पास पहले से ही 2 हैं, तो अब ना ये लेगा ना ये देगा, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है, तो इसकी वैलेंसी होती है 0। वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो देगा या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा ये स्टेबिलिटी वाले कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए। तो ये क्या है, 2 और 1। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो 8 पे जाना है या तो 2 पे। अब ये 8 पे जाना चाहेगा तो हमें इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि जो हम एक शेल में 7 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वहाँ पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो पॉजिटिव तो चार्ज इतना ही है, हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए इतने नेगेटिव चार्ज को होल्ड ऑन करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देगा और 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा, तो इसकी वैलेंसी 1। ऐसे ही ये भी 6 नहीं ले सकता, 2 दे देगा, तो इसकी भी वैलेंसी 2 है। यहाँ पे ये 3 दे देगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास दोनों ऑप्शन है, ये 4 दे भी सकता है, ये 4 ले भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4। अब नाइट्रोजन देखो, या तो ये 2 का कॉन्फ़िगरेशन कब लेगा, जब ये 5 दे देगा, या तो 3 ले ले। अब एक तो 5 देने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आसान कौन सा होगा कि ये 3 ले ले, तो इसकी वैलेंसी क्या है 3। एक तो मेथड ये है कि हम 2 या 8 तक हमें उसकी स्टेबिलिटी को लेके जाना है। सेकेंड मेथड आप कैसे देख सकते हो कि जब भी जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 4 होंगे तो उसकी वैलेंसी हम वही मान लेंगे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 हैं, तो उसकी वैलेंसी वही हो जाएगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी वैलेंस शेल में हैं। जैसे यहाँ तक देखो 4 तक लेस हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल में हैं वही हमने वैलेंसी बोला है। लेकिन अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो मोर देन 4 है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसमें से हम 8 में से माइनस करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो मोर देन 4 मतलब 5 है, तो 5 को हमने 8 में से 5 माइनस किया 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 3। ऐसे इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2। 8 - 6 = 2। दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो, या तो आप सिंपल ही है कि इसकी स्टेबिलिटी देख लो कि 2 या 8 में उसकी स्टेबिलिटी है, कौन सा ईजीएस्ट पड़ेगा वो आप देख लेना। तो वैलेंसी हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, एटॉमिक साइज। जो ये एटॉमिक साइज होती है इनकी हमें ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज बात करनी होती है, इसीलिए मैंने इन एलिमेंट को यहाँ पे लिखा है। तो एटॉमिक साइज में क्या होगा, देखो जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बोरोन। जब सिंपल अभी आपको नहीं पता होगा, जो 11th क्लास है उसमें कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो आप समझ लेना, कोशिश करना समझ जाए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 5, तो हम कैसे लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p1। अभी आप इस पे मत जाना, बस ये आपको समझाने के लिए। उसके बाद कार्बन आई 6, तो 1s2 2s2 2p2। उसके बाद आई अपनी नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। यहीं से बहुत है। अब देखो हम बनाया क्या 1, ये फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी क्या है 2 है, थर्ड हमने बनाई क्या p में है 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो जब हमने नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो वो भी इसी शेल में रहेगा,
क्योंकि जो p का ऑर्बिटल होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जब तक 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब तक इसी शेल में होंगे। तो जब हमने नेक्स्ट में ऐसे डाला तो वो भी इसी शेल में रहेंगे। अब देखो पॉजिटिव चार्ज और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज तो उसी शेल में ऐड हुआ है और पॉजिटिव यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो ये अपना एटम है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब पहले की बजाय सिकुड़ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे पीरियड वाइज जाएंगे तो जो अपना एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो अपना साइज है वो डिक्रीज होगा, किसमें, अलोंग द पीरियड। तो क्या लिखेंगे हम, along the period, along the period the addition of electron is in same subshell। ए सेम सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन है वो होगा, बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इंक्रीज होगा। तो सो ग्रेट स्ट्रॉन्ग force of attraction between nucleus and valence shell electrons। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अपना जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका साइज है इसकी बजाय बड़ा होगा, इसका साइज इसकी बजाय बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड जो अपना एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑन मूविंग अलोंग ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, पीरियड की। along the period atomic size decreases। ठीक है, अब किसकी बात आई, ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज में क्या होगा, देखो जैसे हम यहाँ पे गए तो इसका बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, तो 1s2 2s2 2p1। अब इसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है 13, 1s2 2s2 2p6 3p1। अब देखो ये तो क्या है, 1s2 2s2 2p1। अब इसमें क्या है, 1s2 2s2 2p6 और 3p1। अब जो एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, इसमें तो सेम सेल में था, लेकिन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है। अब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो जो अपना एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज होगा। देखो एक तो इसका साइज है यहाँ से यहाँ तक लेकर, अब इसका साइज है यहाँ से यहाँ तक लेकर, जो नेक्स्ट वाली होगी उसमें एक और एडिशन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम कि जब हम ग्रुप वाइज चलेंगे तो जो अपना साइज है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ सब शेल्स अलोंग द ग्रुप the group atomic size decreases, increases due to addition of शेल्स के एडिशन की वजह से जैसे ही हम ग्रुप वाइज जाएंगे तो जो अपना साइज है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो किसकी बात थी, एटॉमिक साइज की। होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेटालिक प्रॉपर्टीज। जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूनिट की मैंने वन शॉर्ट वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स की सिंपल एक डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या कि विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को उनको हमने मेटल बोला था, और जो एक्सेप्ट करेगा उनको हमने क्या बोला था, नॉन मेटल्स बोला था। अब देखो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, यहाँ से यहाँ तक गए हैं, तो हमने क्या देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा था, अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ पे जाने तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, किसमें, पीरियड में। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से अब देखो इनके बीच में यहाँ पे अपना न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली बाउंडेड एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी,
नॉट ईजी। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि जिसमें रिमूवल इलेक्ट्रॉन का वो इतना ईजी नहीं है। तो इसीलिए क्या होगा कि जैसे ही हम ग्रुप वाइज जाएंगे पीरियड वाइज जाएंगे ऑन मूविंग पीरियड, तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमने देख लिया। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और जो अपनी शेल है के इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या था, ऑन मूविंग ग्रुप, तो उसमें क्या होगा कि जो अपने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पहले की बजाय कम होगा। एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना है इसको, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पकड़ अच्छी होगी इसकी बजाय, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान है। तो जो मेटालिक करैक्टर होगा, मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऐसे जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक करैक्टर, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट। ये तो किसकी बात थी, मेटालिक की। और नॉन मेटालिक में क्या होगा कि जब हम इसमें पीरियड वाइज चलेंगे तो वो इंक्रीज होगा और जब ग्रुप वाइज चलेंगे तो वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो अपना ये लेसन है 5 वो कंप्लीट होता है। होप आपको जो टॉपिक समझ आए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इसका जो फर्स्ट लेसन है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस वो भी पढ़ चुके हैं हम। देन इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये जो सभी वीडियो यूनिट्स हैं इनकी हमने 1 शॉर्ट वीडियो पहले ही कंप्लीट कर चुकी है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।